सुमित्रा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे अंकित और बहू सुप्रिया के साथ रहती थीं। एक बेटी नेहा थी जो कि शादी के बाद कनाडा में बस गई थी। सुमित्रा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अंकित और सुप्रिया की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा जी की बहू सुप्रिया भी जॉब करती थी, जो कि सुमित्रा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं, लेकिन सुप्रिया और अंकित यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सुप्रिया का जॉब करना कितना जरूरी था। सुमित्रा जी अपने बेटे अंकित से इस बारे में बात करती तो अंकित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे सुप्रिया को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थीं। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से सुप्रिया देर तक सोती रही और सुमित्रा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अंकित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं रहा, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब बना लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अंकित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा बैठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सुमित्रा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सुमित्रा जी अपनी बहू सुप्रिया को उठाते हुए कहा। सुप्रिया ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो अंकित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। सुप्रिया खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सुप्रिया नहाकर आई तो देखा उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सुप्रिया सास की बात सुनने लगी। अरे शोभा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही सुप्रिया के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता है। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अंकित का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी मुश्किल के समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सुमित्रा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन
सुबह सुबह सुमित्रा जी की बेटी नेहा का कनाडा से फोन आ गया। नेहा की सास उसके पास कनाडा आई हुई थी। आदत के अनुसार सुमित्रा जी ने जैसे ही नेहा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही नेहा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मांझी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने पर कितने खिलाफ थीं, पर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बाबू का केयर सेंटर भी बंद है। मैं और सुरेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बाबू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वो देवी के समान है। मैंने इतना अपमान करने के बावजूद। और नेहा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सुप्रिया तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थीं, इतना कैसे गिर गई थीं कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय सुप्रिया को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सुप्रिया, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सुप्रिया की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सुमित्रा जी की तरह। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।